नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है रितिका जैन। रितिका बूम लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जर्नलिस्ट हैं, लीगल मामलों को कवर करती हैं, कानूनी कोर्ट्स को। स्वागत है रितिका आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो न्यूज लॉन्ड्री के साथी हैं, हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन है। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं। मेघनाद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते सर। नमस्ते। इस हफ्ते कई सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हैं, उठापटक हैं, लंबी लिस्ट है जो सुर्खियों की। तो एक बार हम चाहेंगे कि मेघनाद हमारे जो श्रोता हैं उनको इन घटनाओं की, इन सुर्खियों की जानकारी दे दें। उसके बाद हम अपनी चर्चा को विस्तार में जाएंगे। जी, कोर्ट में काफी चहल पहल रही पिछले हफ्ते। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लिया है पैंडेमिक सिचुएशन का और उसके मैनेजमेंट का, वो फिर से रिज्यूम कर लिया है। तो उन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि 30 जून तक उनको एक प्रॉपर प्लान सबमिट करना है कि आप वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। और गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि 31 दिसंबर 2021 तक जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको वो वैक्सीनेट करेंगे। उस पर काफी लोग स्केप्टिकल है, पर कोर्ट ने बोला कि अगर करोगे तो कैसे करोगे वो हमको बताइए। और उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया उनके पॉलिसी को, वैक्सीन पॉलिसी को। एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है कि काफी चीफ मिनिस्टर्स ने, जैसे नवीन पटनायक है और पिनराई विजयन है, उन्होंने लेटर्स लिखे कि जो नॉन बीजेपी जो सरकार है उनको साथ में आके वैक्सीन कैसे प्रोक्योर करना है उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और वो ग्लोबल टेंडर्स डाल के कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक वो भी एक थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था। फाइजर और मॉडर्ना ने बोला है कि अगर उनको इंडिया में आना है तो उनको एक कंसेशन चाहिए कि उनको लाइबिलिटी से इंडेमनिटी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर वो कुछ साइड इफेक्ट्स हुए वैक्सीन के, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है और जो इन्वेंशन जिन्होंने किया है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोपी जाएगी। और गवर्नमेंट ने बोला है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है तो इंडेमनिटी तो वैसे ही मिल जाती है। भारत तो हम रितिका से भी बातचीत करेंगे कि ये जो पूरा मसला है इंडेमनिटी का और ये लायबिलिटी से बचने का, ये क्या मसला है, कितना इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और रिपोर्ट को लेके एक खबर, विनोद दुआ पे जो सेडिशन का केस लगा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और उन्होंने एक सेडिशन के खिलाफ एक बयान भी दिया है कि ऐसे ही आप सेडिशंस कोई जर्नलिस्ट पे लगा नहीं सकते अगर वो कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो भी एक रितिका से हम बात करेंगे। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फिगर्स आ गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 7.3% नेगेटिव में जा रहा है अभी पिछले 3 महीनों में। और मतलब फिर भी पहले से बेहतर है। पहले अगर आपको याद होगा तो -23 चला गया था। -23 चला गया था, पर अभी 7% पहला क्वार्टर जो था इस जी वो लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें थी। पर इस पे एक मैं आनंद से, मेघनाद से और रितिका से भी छोटा छोटा थोड़ा सा इस पर जानकारी ले ली जाए, जिससे हमारे बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने टेलीविजन पे खास तौर कुछ जो हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों ने इसको भी एक पॉजिटिव टर्म में दिखाने की कोशिश की। जो ये 7.3% या 7 पॉइंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। तो ये जो सुधार की तस्वीर उल्टा दिखाने की कोशिश की गई, इसके पीछे लॉजिक क्या था? वही आई थिंक प्रेडिक्शन था कि 8% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पर 7.3% हुआ, तो 0.7% से हमने बेहतर किया वगैरह कुछ तो भी चालू था वो। आनंद को पूरा ये ओवरऑल मतलब साल भर का जो हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का वो था, वो -7.3 हो गया है। पूरे साल का बहुत बहुत मोटी भाषा में मैं समझाऊं तो जो 100 रुपए नॉर्मली हम इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमा रहे थे, वो घटकर अब
7.5% या 92 रुपीज हो गए, या उससे थोड़ा सा कम हो गया। इसका एक और स्पिन था सर कि पिछले मतलब फोर्थ क्वार्टर में एक्चुअली 1.6% का ग्रोथ दिखाया था। तो वो एक्चुअली हाईलाइट कर रहे थे, और आई थिंक निर्मला सीतारमण ने भी स्टेटमेंट दिया कि सुधार हो रहा है, धीरे बिल्कुल। धीरे रिकवरी हो रही है। पर आप सोचेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो जनवरी से मार्च तक होगा, फोर्थ क्वार्टर सॉरी, और हाँ, फिर हम मार्च के बाद ही तो फिर से लॉकडाउन में चले गए थे बिल्कुल। अप्रैल के आसपास। तो मतलब अब ये क्वार्टर का भी क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक बात है। तो ये जो क्वार्टर होगा ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। जी जी जी। पिछले का अगर देखें तो वो जो पॉजिटिव में गया 1 पॉइंट कुछ गया, वो -23 से लेकर और +1.6 तक आया। तो उसका ओवरऑल एवरेज मिलाकर ये हुआ कि जो घाटा है वो थोड़ा कम हो गया। जो बहुत बड़ा घाटा था पिछले साल मार्च अप्रैल में, वो थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि रिकवरी की तरफ बढ़ गया। आनंद, ये जो आंकड़ों को घुमा फिरा कर कहने की जो मजबूरी है, उसको आप कैसे देखते हैं? पिछले पिछले बार के तुलना में इस बार जो रिकवरी है उसका वो शायद ज़्यादा जल्दी हो सकता है। उसके कई कारण हैं। एक तो कि नेशन वाइड लॉकडाउन का नहीं रहा, तो स्केल जो एक डिसरप्शन का था वो इस बार भी है, लेकिन पहले जितना नहीं है। कम है, हाँ। दूसरी बात है जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, जैसे वैश्विक जो स्थितियाँ हैं, बाहरी स्थितियाँ जो हैं, क्योंकि ये लहर जो है विश्वव्यापी नहीं था हाँ, और अलग-अलग टुकड़ों में है, तो हो सकता है उसे काउंटर करने में एक्सटर्नैलिटीज़ का प्रभाव नहीं होने की वजह से जो है संभावना ज़्यादा है कि रिकवरी तेज़ हो, और वो कितनी तेज़ हो, ये उसका एक्सटेंट क्या होगा, ये तो अभी अटकलबाज़ी है। इनफैक्ट जो अर्थशास्त्री हैं वो भी थोड़ा इसमें स्पेकुलेटिव नेचर में ही जाते हैं। लेकिन अब जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब पर कितना प्रभाव पड़ा है पिछले कहिए 40, 45, 45 दिनों का, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे भी तो अभी आज कहीं मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे ख़ास असर नहीं हुआ है। अब पता नहीं वो आंकड़ा कुछ राज्य स्पेसिफिक था या पूरे राष्ट्रीय था, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन तो इन स्थितियों को देखकर थोड़ा-सा है कि ऐसे तो इतनी बड़े पैमाने की महामारी का प्रभाव तो आएगा ही आर्थिक स्थिति पे अब, लेकिन उसका मैं कह रहा हूँ कि रिकवरी शायद पिछले बार से थोड़ी तेज होगी। रितिका, आप कैसे देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो इकोनॉमी के ऊपर असर हुआ है हमारे? ये आपने थोड़ी गूगली क्वेश्चन डाल दी मुझको। इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है सर, सॉरी। मैं बहुत बहुत मोटे ऊपर, अगर ऊपर के तौर पर देखूं तो जैसे हमारे यहाँ पर एक चीज देखी गई कि जैसे हमारे बहुत सारे टीवी पर एंकरों ने या मीडिया में भी इस पूरी चीज को ट्विस्ट करके इसको पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश की गई। ये क्या मजबूरी है? पॉजिटिव वे में जो है वो साफ दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है या उस पर असर पड़ा है। तो इस चीज को खुले मन से स्वीकार न कर पाने की मजबूरी जो मीडिया की है, उस पर अगर आप टिप्पणी कर सकें। वो तो फिर आपको वही मीडिया चैनल को पूछना पड़ेगा ना। हम जो लिखते हैं वो तो फैक्ट्स पे ही लिखते हैं, आप देख लीजिएगा। जी जी, बाकी दूसरे चैनल्स क्या करते हैं, हाउ कैन आई कमेंट। ठीक बात। न्यूज लॉन्ड्री पर हम लोग कमेंट करते रहते हैं क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री का एक बड़ा दायरा है। जिस मुद्दे पे हम एक्सपर्ट हैं हम उसी पे थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। जिस पे बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, आई वुड पर्सनली नॉट वांट टू से एनीथिंग। हाँ, ठीक बात। तो बाकी जो सुर्खियां हैं मेघनाथ, एक बार उस जी पर का भी जिक्र हो जाए। जी जी जी। बाकी की सुर्खियां, एक तो लाला रामदेव ने फिर से कुछ स्टेटमेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहिए आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, और ड्रग माफिया के खिलाफ हमको एक्शन लेनी चाहिए। ये हुआ क्योंकि डॉक्टर जो है उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, जो स्टेटमेंट्स किए पिछले हफ्ते उसके खिलाफ। अतुल सर, आपने भी तो एक एपिसोड किया है टिप्पणी में इस पर, और मनीषा ने भी इसका जिक्र किया है न्यूसेंस में, तो वो जरूर देखिए। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली कर दी गई थी कि रामदेव पर रोक लगाई जाए
ये कोरोनिल के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने पे, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि ये फ्री स्पीच के खिलाफ जाएगा और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, ममता बनर्जी को वैसे अभी तो बीजेपी थोड़ा सा तंग कर ही रही है तो उन्होंने उनके चीफ सेक्रेटरी जो है अलपन बंडोपाध्याय, उनको दिल्ली बुला लिया वेस्ट बंगाल से। तो उन्होंने ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया कि अब बंडोपाध्याय जो है वो उनके चीफ एडवाइजर बनकर रहेंगे। तो और उन्होंने सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक बयान दिया है कि ये आप डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये कुछ सुर्खियां थी। मैंने कुछ और बताना है सर? यही है मूल रूप से। और एक जिस पर हम बात खास तौर पर कोशिश करेंगे बातचीत करने की, वो घटना है बेसिकली तमाम पुराने कॉमेडियंस को एक पिछले हफ्ते एक ट्विटर पर एक घटना देखने को मिली कि लोगों ने अपने पुराने ट्वीट्स में, जो कि थोड़े इंसेंसिटिव थे, कास्टिस्ट थे, रेशियल थे, बैड टेस्ट में किए गए चीज ट्वीट्स थे, उन पर अपॉलॉजी की है। तो उसको लेकर एक बंटवारा दिख रहा है कि इस तरह की चीजों पर अपॉलॉजी का होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सपोज किसी ने कास्टिस्ट कमेंट किया है किसी टाइम पे, लेकिन बाद में आदमी, उनका ये कहना है कि टाइम फ्रेम में आदमी आगे बढ़ता है, अनुभवी होता है, सीखता है और फिर अपने को करेक्ट करता चलता है। 18 साल की उम्र में जो समझ होती है, जाहिर सी बात है वो 25 साल में उससे ज्यादा होती है और 35 साल में उससे ज्यादा होती है। आदमी मैच्योर होता जाता है तो चीजों को करेक्ट करता रहता है। तो उस पूरे विवाद में कुछ घटनाक्रम है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे घटनाएं चल रही हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो एक तो सेडिशन का, राजद्रोह का जो मामला है, कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक तल्ख टिप्पणी की है। इस घटनाक्रम का जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, मैं आपको बता दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद दुआ, उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी सेडिशन के तहत, राजद्रोह के धाराओं में। उसको क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को। और बहुत स्पष्ट तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार सेडिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट गाइडलाइन के तौर पर अपने आदेश अपना जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि सेडिशन का जो मसला है वो केदारनाथ वर्सेस बिहार सरकार का जो जजमेंट है, मेरे ख्याल से 1961 का है, वो उसके तहत ही इसका निर्धारण होना चाहिए। और सेडिशन के मामले में पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के आर्बिट्रेरी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना करने का अधिकार है और वो राजद्रोह के दायरे में नहीं आता है। तो चूंकि हमारे साथ रितिका है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा सा इसके विस्तार में जाकर अगर रितिका हमें समझा पाए कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है, और इसके फिर बाकी पहलुओं पर भी हम बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। रितिका जी सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना जजमेंट दिया था इन द विनोद दुआ मैटर कि जो उन्होंने अपने टॉक शो में जो बोला था वो सेडिशियस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बोला है वो देश के खिलाफ नहीं है, ना ही तो वो चाहते हैं कि वो अपनी देश के टुकड़े टुकड़े करें। दिस इज सम एंड सब्सटेंस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो विनोद दुआ ने बोला था वो परहैप्स थोड़ा क्रिटिकल था, बट अगेन लाइक आई मेंशन्ड, इसको उनका और कोई मतलब नहीं था। एंड उन लोग ने यही जो आप बोल रहे थे, केदारनाथ जजमेंट जो है, केदारनाथ सिंह जजमेंट, इट वाज केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार, उसमें तभी 1962 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप जो स्पीच होती है वो तभी सेडिशियस होती है जब भी वो वायलेंस इंसाइट करे या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। बस यही दो चीज अगर करे कि कहीं कोई आप किसी को इंसाइट कर रहे हो इन दो चीज करने, ये दो चीज करने के लिए, तो ही सेडिशियस माना जाता है, बाकी कुछ नहीं माना जाता है। तो आप बेशक क्रिटिसाइज करिए आपके गवर्नमेंट को, उसको सेडिशन नहीं बोलते हैं। ये काफी जजमेंट्स बोल चुके हैं। ये केदारनाथ सिंह जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है
और हाल फिलहाल में जो हो रहा है, ये जो सेडिशन के जो चार्जेस लग रहे हैं, इट इज मोस्टली, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, ये क्रिटिसिज्म पे ही लोग ये सरकार लगा रही है, बट अगेन मेरे पास पूरा फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, तो ये मैं कंप्लीट अथॉरिटी से नहीं बोल पाऊंगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वापस जाएंगे। अब ये सेडिशन का जो है, पिछले 1-2 महीने से काफी इस पे भी चर्चा हो रही है। मंडे को ही हम वो सुओमोटो मैटर में हियरिंग चल रही थी, जो सुओमोटो मैटर है पैंडेमिक पे, तभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने बस एक ही ऑफ हैंड कमेंट मार लिया था। हाँ, वो क्या था? जी सर, तो बेंच डिस्कस कर रही थी, ये उन्होंने एक विजुअल देखा था, जैसे कि एक कोविड पॉजिटिव बॉडी को किसी नदी में किसी ने फेंक दिया, डंप किया जा रहा था। हाँ। डंप किया जा रहा था, बिल्कुल। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बस ऐसे ही ऑफ हैंड सरकास्टिकली बोला था, क्या वो चैनल पे सेडिशन का चार्ज लगा है? तो इस पे हम सब हंसे थे ऑफ कोर्स। और ये ऐसे हुआ कि जस्ट वही सुओमोटो मैटर के बाद वही आंध्र प्रदेश में जो 2 न्यूज चैनल्स हैं जिनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, वो मैटर आया था, सीकिंग प्रोटेक्शन एंड क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर। तो तभी रितिका, ये जो मामला था, सॉरी मैं श्रोताओं को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, आई थिंक ये रविश कुमार के चैनल पे दिखाया गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में जो एक ब्रिज है, वहां से बॉडीज एक स्टेट दूसरे स्टेट में फेंक रही है क्योंकि उनके डेथ्स काउंट कम करने, आई थिंक वो वाला मामला था। उन लोग ने कौन सा एग्जैक्ट स्पेसिफिक मामला क्या था वो तो नहीं बताया, क्योंकि दैट वाज नॉट द डिस्कशन। बेसिकली उसमें ये था कि एक कोई वीडियो आया था जिसमें ये दिख रहा था कि एक पुल से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बॉडी को डंप कर रहे हैं, ये था, और जिसको किसी चैनल ने ऑन एयर दिखाया था कि इस तरह से हो रहा, उस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का वो बयान आया था कि क्या इसके बाद उसके ऊपर सेडिशन के केस दर्ज हुए? जी जी। हाँ, इट वाज जस्ट ऑफ हैंड कमेंट था, ऐसे ही जैसे हम सब बात करते हैं तो मजाक मजाक में कुछ बोल देते हैं, तो उनका ना तो ऑब्जर्वेशन था ना तो कोई डायरेक्शन था, तो ये प्लीज कहीं कोई मानेगा नहीं कि ये डायरेक्शन था, इट वाज जस्ट एन ऑफ हैंड कमेंट। और उसी के बाद यही आंध्र प्रदेश में जो 2 चैनल्स हैं, उन पे जो एफआईआर लगी हुई है, तो वो मैटर आया था, तो तब भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि अभी जो सेडिशन का जो करंट लॉ है, काफी पुराना लॉ है, ब्रिटिश के वक्त का लॉ है, 160 इयर्स ओल्ड आई बिलीव, तो उस पे डिफाइन करना चाहिए कि क्या सेडिशन होता है, उनको डिफाइन करना चाहिए, उनको थोड़ा और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल क्या होता है, सेडिशन ये बोलता है समथिंग दैट इंसाइट्स हेट्रेड, डिसअफेक्शन इन द पीपल्स माइंड अगेंस्ट द कंट्री, जो अपने देश के प्रति एक ऐसी भावना जागरूक करती हो कि आपके देश के अगेंस्ट आप आपके देश के खिलाफ जाओ आप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये हेट्रेड क्या होता है उसको डिफाइन नहीं किया है, डिसअफेक्शन क्या होता है उसको भी डिफाइन नहीं किया है, तो फिर ये जो भी ये चार्ज लगाता होगा वो अपने मन में ही अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करके ही फिर ये चार्ज लगाता होगा। तो इट इज ओपन, जो आप कहे अगर मुझे पसंद नहीं मैं बोल दूंगी आप सेडिशन कर रहे हो, और वाइस वर्सा, जो मैं कहूँ आपको अगर पसंद नहीं सेडिशन हो सकता है, बट इट मे नॉट बी सेडिशन। ठीक बात, इसका डेफिनेशन नहीं है, एक बार डिफाइन हो जाएगा तो आई थिंक थोड़ा बेहतर होगा, क्लैरिटी हो जाएगी। करेक्ट, बट आई थिंक ये होना नहीं चाहिए सेडिशन लॉ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास फ्री स्पीच है, और फ्री स्पीच में भी हमारे पास लिमिट्स भी है कि क्या फ्री स्पीच होता है, क्या फ्री स्पीच नहीं होता है, ये ऑलरेडी हमारे लॉ में है, तो वी डोंट नीड अ सेपरेट लॉ। सेडिशन वाज मोस्टली फॉर ट्रेटर्स, कि जो देशद्रोही हो या देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो, खिलाफ साजिश कर रहा हो। इसमें एक और भी है, ये जो आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं इसको और अगर इसको थोड़ा सा इसका और थोड़ा खोल दूं इस विषय को, तो इसको इस तरह से समझा जाए कि मैं कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, वो सत्ता में है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहा हूँ,
बुराई इन द सेंस आलोचना कर रहा हूँ, उसकी नीतियों की आलोचना कर रहा हूँ, उनके फैसलों की आलोचना कर रहा हूँ, जब वो सत्ता में है जी वो सेडिशन के दायरे में नहीं आता। वो किसी तरह का देशद्रोह राजद्रोह नहीं है। पार्टियों की नीतियों की आलोचना अपने आप में बहुत एक वैलिड अधिकार रखता है। स्टेट एक अलग चीज है। स्टेट की आलोचना करना उस सेंस में जहां पर जैसा आपने बताया कि उसमें भी इस हद तक आलोचना करना कि जिससे हिंसा हो, हिंसा की संभावना हो, उसमें साजिश की संभावना हो उसमें, तब उसको रखना चाहिए। लेकिन ये तो बात हुई कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है या उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसमें अभी बहुत सारे लूपहोल्स हैं जैसा कि आपने बताया। जी बात अब उसके भी आगे जाती है और मेघनाद और आनंद से भी इस बारे में बातचीत उनकी राय ली जाए कि सेडिशन जैसे लॉज, जैसा रितिका ने बताया कि 160 साल से ज्यादा पुराने हैं, 19वीं सदी के लॉज हैं, मतलब 20वीं के भी पहले सदी के पहले के लॉज हैं, और जब बने थे तब किस कॉन्टेक्स्ट में बने थे, मतलब वो उस समय के हिसाब से बने थे जब एक दूसरी देश का राज हमारे देश के ऊपर था और उनको अपना राज चलाने के लिए इस तरह के बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता थी, जरूरत थी। चाहे वो पुलिस को गवर्न करने वाले एक्ट हों, चाहे सेडिशन जैसे लॉज हो, वो सब मिलकर किस चीज को बचाने के लिए या किस चीज को सुरक्षित रखने के लिए का काम करते थे। जाहिर सी बात है वो ब्रिटिश जो शासन था देश के ऊपर, उनके हित में उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए बने थे। आज जब हम 21वीं सदी में बैठे हैं जहां पर बहुत सारे दकियानूस या पुराने विचारों को खारिज करने की बात चल रही है, हमारे यहाँ समलैंगिकता जैसी चीजों पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, उसको मान्यता देने की बात है, लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीजों को, ऐसे समय में सेडिशन जैसा ऐसा कोई कानून जो कि 150 साल से ज्यादा पुराना है, आज के तारीख में कोई मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा, या उसको बदलने की जो जो जरूरत है, हम उस पर भी बात करें थोड़ा सा। आनंद और मेघनाथ, पहले आपकी राय और फिर रितिका को भी इसमें जोड़ेंगे। सेडिशन जो राजद्रोह है, तो इसका जो जितनी भी जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, खासकर जो बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं या टेरिटोरियल एक्सटेंट, उनकी एंजाइटीज बनी रही, मतलब स्वतंत्रता पाने के बाद भी। और एक यहाँ रोचक बात ये है कि जो मूल संविधान था 1950 में, उसमें सेडिशन हटा लिया गया था, और सेडिशन जो है वापस 1991 में पहले जो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया गया। 51 में। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी लोग भूल जाते हैं कि मूल संविधान में सेडिशन हटा दिया गया था, नहीं था, उसको हटा लिया गया था, और 1 साल के अंदर उसे फिर फर्स्ट अमेंडमेंट से वापस लाया गया। तो वो एक ऐतिहासिक अवसर था जबकि इसको हमेशा के लिए हटाया। लेकिन एंजाइटी जो है एक पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट की समझी जा सकती है। भारत इतना बड़ा राज्य है, देश राज्य है, उस समय इनसिक्योरिटीज, कुछ सत्ता की, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा की, बहुत तरह की थी, और जिसके कारण उसकी आवश्यकता महसूस की गई, और कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। लेकिन इसका विस्तार से मैंने एक बार रेफरेंस दिया था, कैम्ब्रिज के इतिहासकार हैं त्रिपुदमन सिंह, उन्होंने 16 स्टॉर्मी डेज जो कि पिछले वर्ष प्रकाशित हुई है किताब पेंगुइन से, उसमें इसका विस्तार से उन्होंने इसको उल्लेख किया है इस पर। तो जो भी पोस्ट कॉलोनियल जो भी कंट्रीज हैं, वो विडम्बना है कि वो खुद जो है आज़ादी से पहले सेडिशन लॉज के शिकार हुए, लेकिन आज़ादी पाने के बाद उन्होंने इसे हटाने की आवश्यकता नहीं महसूस की। दूसरे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ने भी इसको सेडिशन नहीं, किसी दूसरे नाम से इस तरह के कानून लगा रखे हैं। तो अब इसका एक तो जैसा कि इससे पहले भी चर्चा हुई कि एक तो बहुत वेग है, एक तो डिसअफेक्शन को अलग-अलग संदर्भ में डिफाइन करना बहुत वेग है, जिससे इसके दुरुपयोग के स्कोप बढ़ जाते हैं। उसका स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि कोई चीज़ वेगली डिफाइंड हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का स्कोप हो जाता है, जहाँ से सरकारें जो हैं उसका दुरुपयोग कर सकती हैं। और दूसरी बात है जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस,
इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेन व्हाई नॉट, मतलब इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी एक प्रोवोकेशन का तत्व है कि प्रोवोक कर रहा है या एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस की ओर ले जा रहा है। अब ये भी बहुत ज्यादा जो है सब्जेक्टिविटी की बात है। अब मैं ये इस पॉडकास्ट में कुछ कह दूं और उसको किसी ने उसकी इस तरह से व्याख्या कर ली कि ये भाई हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। तो अब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिविटी वाली बात हो गई। अब सरकारें जो हैं इसका भी दुरुपयोग कर सकती हैं। तो एक एक तरफ से इसकी पूरी दूसरे तरह से समीक्षा होनी चाहिए या इसको बहुत ही स्पेसिफिक इसकी इसका इसका लीगल लैंग्वेज जो है इसको टाइटन अप करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में जो है आई थिंक इट वाज अ जजमेंट इन वेटिंग। ये बहुत दिनों से ये एक ऐसा तरह से जो है ये जो ऑर्डर्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं पता नहीं, तो ये जो है एक बहुत लंबे तरह समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि कुछ क्लैरिटी आए। हालांकि अभी भी वो तो कानून बनाना या समाप्त करना उसका नहीं, अभी भी जो है जो लेजिस्लेचर है उसी तक ये जाना पड़ेगा, सरकार को इनिशिएटिव लेके लेजिस्लेचर तक। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है सेडिशन को विड्रॉ करेगी। सेडिशन को कुछ टाइटन अप किया जा सकता है, क्लैरिटी लाई जा सकती है, क्योंकि उसका एक अपना एक लॉजिक सरकार की तरफ से बनता है। मतलब कि कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो कोई भी सरकार हो, क्योंकि एक सरकार के भी मान लें राजनीतिक कारण को हटा भी लें, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पे कुछ ना कुछ एंजाइटी कुछ बेचैनियां रहती हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज कही आपने आनंद कि जो इसको अबॉलिश करने की बात है वो अल्टीमेटली लेजिस्लेचर के पास जाती है, जो विधायिका हैं उनके पास जाती वो राइट्स हैं, और कोर्ट का इसमें एक लिमिट एक सीमा से ज्यादा वो इंटरप्रेट कर सकती है, रूल अपने ऑब्जर्वेशन दे सकती है, लेकिन उसको खत्म करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अल्टीमेटली जाके संसद के पास रुकती है। तो वहां पर इस तरह की किसी संभावना को कि आने वाले निकट भविष्य में पूरी तरह से अबॉलिश नहीं करने की भी वाली बात हो, या कम से कम ये कर दिया जाए कि उसको बहुत अच्छे से स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाए और उसकी सीमाएं तय कर दी जाए कि कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। अब तो बहुत टाइम हो गया इसको जारी लागू हुए, तो ये हाई टाइम है जब इसको इस चीज को तो कम से कम निपटा ही लिया जाए। मैं उसी पे आना चाहता था अतुल सर। थोड़ा सा मैं श्रोताओं को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो इंडिया में फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट के मुताबिक सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जिसमें सेडिशन आता है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें से कुछ भी, और इनके सबके डेफिनेशंस बहुत वेग है। जैसे डेफेमेशन ही ले ले आप, या फिर पब्लिक डिसेंसी होता क्या है उसका इंटरप्रिटेशन ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ देते हैं और सरकारों पर छोड़ देते हैं, तो उसका एक प्रॉब्लम है। और एक बहुत ही फनी सॉर्ट ऑफ, मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो एक पता चला कि चलो एक पूछ ही लेता हूँ। आपको पता है सबसे पहले सेडिशन किस पर लगा था? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक पर लगा था। और उसके बाद गांधी जी पर भी लगा था। हाँ, गांधी जी पर लगा था। और उन्होंने कहा था कि ये एक प्रिविलेज है सेडिशन से चार्ज होना। और उन्होंने कहा था, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, कि पीपल शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सो लॉन्ग एज दे आरंट इंसाइटिंग वायलेंस। और ये जो एक लाइन जो बोली थी गांधी जी ने, वो अभी भी अप्लाई होती है। और वही आई थिंक वही लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये दिया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगा, जब हमारा पार्लियामेंट पहली बार बैठा था उसमें नेहरू ने एक ये सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड का जो सेडिशन है उस पर बोला था कि ये एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और ऑब्नॉक्शियस सेक्शन है और इसका कोई प्रैक्टिकल और हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से एक डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। पर आप सोचिए कि नेहरू ने तब बोला था, पर उन्होंने इसके बारे में कुछ किया नहीं, मतलब हटाया नहीं वहां पर, बट रखा वहां पे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में उसको शामिल किया।
नहीं एक्चुअली वो एक्चुअली एक गलत नैरेटिव है। आई थिंक रितिका भी इस पर बता पाएगी। नेहरू ने नहीं डाला था वो पहले से ही था, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे पहले ही, पर उन्होंने उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया था, और उसमें आई थिंक मोरालिटी और डिसेंसी ऐड किया था उन्होंने। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक और चीज है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह माना जाता है। तो आप सोचिए कि एक तरीके से सेडिशन के खिलाफ तो इन्होंने ये कर दिया है, बयान दे दिया है, पर जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आता है तब कोर्ट इसका इस्तेमाल काफी करती है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आप एक साथ देखने की जरूरत भी है। और आपने बिल्कुल और जैसे आनंद ने कहा, लेजिस्लेचर का काम है इसको हटाना, पर ये एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल बन जाता है कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए, कि कुछ किसी ने कोई क्रिटिक आ गया, उसने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो उस पे सेडिशन ठोक दो, और फिर वो लड़ते रहेंगे, उन पे फायर हो जाएगा। जैसे विनोद दुआ के केस में हुआ क्या था कि उनके घर पे पुलिस पहुंच गई थी, और उनको वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में कोई एक गांव में लेके जाने वाली थी। हाँ, और वहां पर लेके जाने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे इसके खिलाफ। और ये जो सेशन केस लगा था उन पर, वो उनका एक शो हुआ करता था वायर पे, द वायर पे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, दिल्ली वायलेंस हुआ था उसके लिए, उसके उसको लेकर वो सेडिशन केस लगा था इन पर। तो आप सोचिए कि कोई भी अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने गलत किया, आपने ये नहीं करना चाहिए था एक्सेट्रा, ये तो हमारा राइट है, ये बोलना इसमें हमारा। एक चीज है मेघनाथ, एक हाँ छोटा सा करेक्शन है, ये द जी। वायर के लिए नहीं था ये वीडियो, मेरे ख्याल से ये HW के लिए था। ओ और अच्छा। ओ और दूसरा यूट्यूब शो, एग्जैक्टली द विनोद दुआ शो HW के लिए करते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो वो एक मतलब पर चीज और है यहाँ पे, क्योंकि अब मेरी थोड़ी सी जानकारी कम है। अब मेघना जो आनंद ने बात कही कि पूरी तरह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, सेडिशन को फर्स्ट अमेंडमेंट में लाया गया। आपका कहना है कि ये पार्शली इसको हटा दिया, लिबरेट कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था, बाद में इसको और रिस्ट्रिक्ट किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए। तो चूंकि हमारे श्रोताओं को ये कंफ्यूजन हो सकता है, दो पैनलिस्ट के दो अलग अलग ओपिनियन हैं, आनंद और मेघनाथ, मैं चाहूंगा इसमें क्लैरिटी जो भी है उसको एक बार स्पष्ट कर लिया जाए कि मैं श्रोताओं को एक आर्टिकल रेकमेंड करूंगा। गौतम भाटिया ने इस पर लिखा है उसके ब्लॉग पर, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में। तो मैं वहां से एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन दे रहा था। मैंने उनका ब्लॉग पहले नहीं पढ़ा था, नहीं, क्योंकि देखिए, मेरी जहाँ तक समझ है कि सेडिशन का जो है वो, अब कुछ कानून जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की, वो तो किसी भी राज्य में रहेगा, लेकिन उसका जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। तो सॉरी, फर्स्ट में मूल संविधान में हटा दिया गया था। अब कुछ राज्य सुरक्षा के नियम को लेके उसको सेडिशन कहिए या कुछ कहिए, उसके डेफिनेशन में लोग रख दें तो कहिए कि सब्सटेंट कि इसको एक पार्ट हटा दिया गया था, एक नहीं हटाया गया था। तो अब जैसे मैं बताता हूँ कि मीडिया फ्रीडम को लेकर क्रॉसरोड्स पर एक केस हुआ था। क्रॉसरोड जो रोमेश थापर का पब्लिकेशन था, बॉम्बे से निकलता था, लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन था, और उसपे मद्रास हाई कोर्ट में एक केस चला था जो कि बहुत ऐतिहासिक केस है। उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने, हालांकि उस पे बैन लगा दिया गया था क्रॉस रोड्स पे, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे रोक दिया था बाद में उस बैन को, और वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया था। और इन सब का लॉजिकल कंक्लूजन लेते लेते फिर जो है और भी कई चीजें आई, लैंड रिफॉर्म्स आए, ये लाए, तो एक बहुत चीजों को एक मूर्त रूप देने के लिए जो है फर्स्ट अमेंडमेंट की जरूरत कई चीजों से पड़ी। लेकिन सेडिशन के सब्सटेंटिव पार्ट जो हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट के पहले मूल कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिए गए थे। उसका अब कुछ बहुत व्यापक रूप जो है वो कहिएगा कि वो था, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट कुछ लोगों के बीच हो सकता है। मैंने वो आर्टिकल खोला है मेरे सामने, मैं बस पढ़ के बताता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। अतुल सर अगर थोड़ा सा समय देंगे तो। गौतम भाटिया ये लिखते हैं कि आर्टिकल 19(2) जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था।
उसमें लिखा था नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ in so as it relates to prevents the state from making any law relating to libel, slander, defamation, contempt of court, any matter which offends the decency or morality or which undermines the security of or tends to overthrow the state. तो ये एक ऑलरेडी था. उसके बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया था उसमें उन्होंने वर्ड्स जो डाले थे वो था कि restrictions in exercise the right confirmed by the sub clause in the interests of security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement of an offense. तो मुझे लगता है कि वो तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में काफी बड़ी चीजें जोड़ी गई. जी जी जी. और पर मतलब वो जो ओवरथ्रो टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट वाला जो वर्डिंग था उसमें, उसी से वो सेडिशन आता है. मैं श्रोताओं को एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि देखिए कि अगर आप एक मिलिटेंसी खड़ा करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप खड़ा करते हैं जो एक आर्म्ड रेजिस्टेंस करके पूरा जो स्टेट है, स्टेट का मतलब पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, जज, पूरा जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसको ओवरथ्रो करने की आप कोशिश कर रहे हैं आर्म रेवोल्यूशन या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको सेडिशन माना जाएगा. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट गिराना है, फॉर इंस्टेंस मुझे बीजेपी का गवर्नमेंट गिराना है या फिर ये, तो वो सेडिशन नहीं होगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमको समझने की जरूरत है. तो देखिए और ये जो बदलने की जो बात है वो किस ढांचे में बदलने की बात है? हम चुनावी प्रक्रिया से बदलने की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारा स्ट्रक्चर उसके तहत बदलने की बात कर रहे हैं. जी. सारी बातें भी उसमें मायने रखती हैं. मुझे लगता है रितिका एक बार और एक इसमें है कि जो मैंने अभी कहा कि जो सब्सटेंटिव पार्ट जो है, जो डिसअफेक्शन जो है, उसमें गवर्नमेंट गिराने की भी बात आ सकती है. हाँ. और डिसअफेक्शन का बहुत जो है इसको वाइड स्कोप है. अभी जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा शुरू से ये कहना है कि अभी जितनी भी समस्याएं हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट के वर्डिंग से है. जैसे इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जैसा कि मेघनाथ ने कहा, फ्रेंडली रिलेशंस विद द स्टेट, अदर कंट्रीज, जितनी भी समस्याएं सेडिशन लॉज के हैं, अगर फर्स्ट अमेंडमेंट के ये वर्डिंग्स नहीं रहते तो जो मूलभूत नेशनल सिक्योरिटी का है वो हर देश रखता है. वो तो लगभग हर देश, मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं होगा जो उसको नहीं रखता होगा. लेकिन जो सब्सटेंटिव जो समस्याएं आती हैं सेडिशन लॉ के, वो फर्स्ट अमेंडमेंट के वर्डिंग से है. मेरा ये शुरू से आर्गुमेंट ये रहा. ठीक बात. रितिका, आप क्या रुख है इस पर, इस पूरे जो बातचीत आपने सुनी? आई थिंक जितने हमारे इंटरप्रिटेशंस निकले हैं सेडिशन पे, आज आप समझते होंगे फिर कितना और इंटरप्रेट हो सकता है. तो इसमें मैं एक और मैं इस पे कंफ्यूजन नहीं ऐड करना चाहती, पर आई थिंक मे बी दिस विल क्लैरिफाई. ये एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल है, इट्स ऑन सेडिशन ओनली. तो नीचे कहीं एक्सप्लेनेशन है कि सेडिशन लॉ जो है, पहले अपना हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 नवंबर 1949 में, तभी ये शब्द सेडिशन जो है वो हट चुका था, वो डिसअपियर हो चुका था. और आर्टिकल 19(1)A है जो बोलता है एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां से निकल गया था. बट जो सेक्शन 124A of the Indian Penal Code, which defines which says what is sedition, और जो sedition का जो चार्ज है वो नहीं हटा, वो हमेशा से था. फिर 1951 में नेहरू ने जब फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था, तब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आए थे, तभी उन्होंने स्टेट को एम्पावर किया था. तभी उन्होंने स्टेट को बोला था कि देयर आर दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिस पे आप एक्ट कर सकते हो. तभी जो हम अब तक डिस्कस कर रहे हैं डिसअफेक्शन वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आता है. फिर जो 1962 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो केदारनाथ सिंह जो जिस पे हमने पहले भी चर्चा की थी, उसने पूरा डिफाइन किया था कि सेडिशन जो है, जब भी आप किसी को इंसाइट करते हो फॉर वायलेंस, उसी को सेडिशन बोलते हैं. बाकी कुछ भी सेडिशन नहीं होता. बट तभी भी हेट्रेड क्या होता है, डिसअफेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें कभी डिफाइन नहीं हुई है. इसकी अभी जरूरत है. अब इसमें एक किशोर चंद्र वांगचेक करके जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ये
सेडिशन जो लॉ है, लॉ ऑफ सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। तो वो अभी हुआ है ऋतिका जी, ऑन April 30th। अच्छा, किशोर वांगचेक द नोटिस हैज बीन इशूड। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल, उनकी मदद मांगी है एज द अटॉर्नी जनरल, और इसमें अब सरकार को अपना रिप्लाई देना होगा ऑन किशोर वांगचेक्स पिटिशन। तो ये जब आएगा तभी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें सरकार क्या बोलती है। एक लास्ट चीज जो ये मेरा बिल्कुल भी पर्सनल ओपिनियन है, हमारा जो स्टेट होता है, स्टेट इन द सेंस हमारा जो देश होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, वो अलग है, और जो सरकार होती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी हो, वो अलग होती है। जो सरकार होती है, जो पार्टी होती है, वो स्टेट नहीं होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पावर में हो, अगर आप उनको क्रिटिसाइज करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को क्रिटिसाइज कर रहे हो। बस ये अगर थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, या इसमें अगर कोई अगर हमें समझ आ जाए, या आई डोंट नो अगर इसमें कोई। लेकिन ऋतिका, आपने बोला कि वो जो 1962 का जजमेंट है उसमें तो ये डिफाइन कर दिया था ना कि वायलेंट ओवरथ्रो की बात होगी तो सेडिशन होगा, पर only if it incites violence or disturbs public law and order। जी जी। और जो अभी आनंद जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि अगर हम इसी पॉडकास्ट को ले लो, अगर हम इसमें कुछ भी बोल दे, अगर कोई फालाना इंसान जाके हमारे शब्दों को सीरियसली ले और बोले कि अरे पर उसने वो पॉडकास्ट पे कर दिया, इसलिए मैं अब जाके ये आर्म रेवोल्यूशन करने वाला हूँ, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। देयर हैज टू बी सर्टेन क्राइटेरियाज कि किस हद तक हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये जो है अब तक क्लैरिटी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेघनाथ बोल रहे हैं, जो श्रोता, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मीडिया फ्रीडम और सेडिशन को लेके बात शुरू हुई थी। मेरा कहना था कि सेडिशन का वो पार्ट जिसे मीडिया को तकलीफ होती है, अच्छा, वो हटा दिया गया था लगभग। वो फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं रहता, जैसे डिसअफेक्शन वाले ये सब चीजें नहीं रहती, तो मीडिया को दिक्कत नहीं होती। तो क्योंकि वो सरकार के खिलाफ, और डिसअफेक्शन किसको माना जाए नहीं, क्योंकि चर्चा उससे शुरू हुई थी, इसलिए मैंने छोटे डेफिनेशन को लिया, क्योंकि यहाँ मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और मतलब तत्कालिक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट मीडिया फ्रीडम और सेडिशन, बिल्कुल। और उसके व्यापक डेफिनेशन में ऑफ कोर्स ब्रिटिश लॉ जो है वो थे, मतलब लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट को इतना और उसको दृढ़ कर दिया गया कि इससे मीडिया को दिक्कत होने लगी बात। बिल्कुल। मैं उसी पे आ रहा था। संक्षेप में अपनी बात आप रखिए, फिर हम थोड़ा सा समय को देखते हैं, अगला विषय भी है हमारा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि मैंने जो ब्लॉग को रेफर किया है, जो गौतम भाटिया का जो ब्लॉग है, वो हम लिंक में डाल देंगे। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप जरूर पढ़िए। और आनंद, अगर आपको भी कोई मैंने जो बुक रिफर किया, मैंने एक बार किसी चर्चा में इसे रिकमेंड भी किया। वो पेनविन पर बुक है, कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन है त्रिपुदमन सिंह। और ये ऋतिका ने आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का उल्लेख किया, उसको भी हम उसमें डाल देंगे जी, ताकि लोग सारी चीजें अपनी। जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक बात। एक और पहलू हालांकि इससे थोड़ा सा अलग है, जो कोविड से जुड़ा मसला है, उसमें वैक्सीन को लेकर बहुत बातें कही सुनी जा रही हैं आजकल। वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन की ड्राइव को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार का अपना तर्क है कि वो किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाएगी। इस बीच में देश में एक बड़ी समस्या जो आई वो ये थी कि अभी हाल तक बहुत सारी वैक्सीन जो अवेलेबल थी दुनिया भर में, उनको अनुमति नहीं थी, और उसमें फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उसको वो कुछ कंसेशन चाहते हैं, इस तरह के कंसेशन जो लाइबिलिटीज से जुड़े हैं। अब तक ये था कि फाइजर की जो अनुमति अटकी हुई थी वो इस पर थी कि भारत सरकार या आईसीएमआर जो चाहता था कि वो पहले यहाँ पर लोकली उसको उसकी मैन टेस्टिंग कर लें, और फाइजर का ये दावा था कि चूंकि उनकी वैक्सीन वहां पर ऑलरेडी टेस्टेड है और लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए उसको एक बार और फिर से यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेस्टिंग वो इमरजेंसी यूज करने की अनुमति दें।
और ये जो लड़ाई चली वो हाल तक चलती रही, अप्रैल के एंड तक। अब अप्रैल कह रहा हूं मैं, मई महीने के अंत तक चलती रही ये लड़ाई, और उसके बाद फिर उसको इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी भारत सरकार ने और इससे छूट दे दी कि वो लोकली यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं है। अब दूसरी चीज आ रही है, एक लाइबिलिटीज से जुड़ी बात आ रही है कि कुछ भी होता है तो क्या मतलब मेडिसिन की दुनिया में ये बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है कि लाइबिलिटीज फिक्स होती हैं, जो इंडेमनिटी की बात हो रही है। रितिका, ये मसले को थोड़ा सा अगर आप हमको समझा पाए कि मसला उलझा कहाँ है और किस तरह से जो लाइबिलिटीज का मसला है उसको उससे छूट देने की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी अब उसमें एक पक्ष बन गया है। जी सर, तो इस पे भी आई थिंक जो इंडेमनिटी पे जो बात हो रही है, इस पे फिलहाल अभी आया है। बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स ये बोल रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन देनी हो, एंड दिस इज योर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स मॉडर्ना एंड फाइजर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जी जी। ये बोल रहे हैं कि हम तो आ जाएंगे, पर अगर हमारा वैक्सीन लेने के बाद अगर लोगों को कुछ हुआ, जो साइड इफेक्ट्स अगर हुआ, तो हम उस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जी। तो ये जो इंडेमनिटी क्लॉज है वो काफी कॉमन है वैसे, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, काफी कॉमन है। तो बस यही चाहते हैं कि आप हमें लायबिलिटी से मुक्त कर दे, फिर हम आ जाएंगे। तो इसी ये पे सरकार ये बात कर रही है। तो आई थिंक इन प्रिंसिपल उन लोग ने अग्री कर लिया है कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको लायबल नहीं होल्ड करेंगे अगर कोई साइड इफेक्ट्स हुआ तो। लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ये लोगों की और मास लोग पर स्केल पर लोगों के हेल्थ से जुड़ा मसला है। तो ऐसे में किसी कंपनी को कि इस तरह की डिमांड कितनी रीजनेबल, कितनी उचित है, हमें इस पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। लाख, 2 लाख करोड़, 2, 4, 10, 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोई अगर गड़बड़ी होती है तो ऐसे में पूरी तरह से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो कहीं ना कहीं फिक्स होती है, अकाउंटेबिलिटी का जी मसला तो बिल्कुल। आते रहना। तो जितना ये जी, जी बोलिए सर। इसमें लोगों की क्या राय है, मतलब लीगल फ्रेटर्निटी किस तरह से इसको देखती है, मेडिसिन फ्रेटर्निटी इसको किस तरह से देखती है कि इस तरह से किसी को कर दिया जाए, अगर बाहर कर दिया जाएगा तो जो बाकी प्लेयर हैं वो भी इस तरह की डिमांड कर सकते हैं, या बाकी और कंपनियां अलग अलग मसलों पर इस तरह की कंडीशन रखने की कोशिश करेंगी। तो जो खतरों की बात मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि इसमें इसमें क्या किसी तरह के खतरे छुपे हैं? इसमें देखिए, जितना जितना मैं जानती हूँ, जब कोई नया ड्रग या कोई नया वैक्सीन आता है, उसका प्रोसेस होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज होती है, उसमें बहुत हाँ। वक्त लगता है, बहुत साल लगते हैं, और उसमें जो सैंपल साइज होती है दैट ऑल्सो इज काफी कंसिडरेबल टू गेट अ क्रॉस सेक्शन की इस इंसान को जिनको मान लो कोमॉर्बिडिटीज हो, उनको वैक्सीन लगाए तो अगर उन पे हुआ असर कि नहीं हुआ, किसी और पे हुआ कि नहीं हुआ, जो भी हो, ये सब क्लिनिकल ट्रायल के तहत होता है, जिसमें वक्त लगता है और बहुत साल लगते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द ट्रायल, ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, नॉट जस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो फिर एक स्टडी पेपर रिलीज करते हैं जो सब लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अपनी टिप्पणियां देते हैं, अपना विषय देते हैं, अपना पॉइंट्स, एडवाइस जो भी हो देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है काफी लंबा प्रोसेस होता है, फिर अप्रूवल के लिए जाता है। फिर जब अप्रूवल भी होता है तभी जो मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन ओनली, मान लो वैक्सीन लेने के बाद आपको बुखार आता हो, आई एम टॉकिंग वेरी हाइपोथेटिकल, ओके। हाँ। हाँ। मान लो वैक्सीन से आपको बुखार आया और आपको किसी और को बुखार और उल्टियां हुई, ये नॉर्मली वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो होते हैं बोलते हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हो सकता है, कि लिस्टेड डाउन। ये लोग ये भी बोलते हैं कि किस तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए, जैसे बीच में बोला था कि प्रेग्नेंट विमेन जो होती हैं या लैक्टेटिंग विमेन जो होती हैं उनको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। ये सब ऑलवेज ये सब होता है, जो बोलते हैं कि ऐसा इन लोगों को देना चाहिए, इन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो ये अपने आप को ये लोग कवर करते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ हो, एडवर्स रिएक्शन हो, या अगर कुछ लॉन्ग टर्म रिएक्शन हो जो उनको पता था पर उन्होंने नहीं बताया, तब लायबिलिटी होती है। बिल्कुल।
ठीक बात। I don't know if I was clear. This is a very layman's understanding of what the law is. नहीं, काफी इसीलिए मैं जानना चाहता क्योंकि ये थोड़ा सा आसान तरीके में आपने समझा दिया तो लोगों को समझ बनेगी। इससे लायबिलिटीज के ही सवाल को मैं मेघनाद और आनंद से भी इसको जानना बस चाहता मैं थोड़ा खत्म कर लूं। जी। सॉरी, मैं स्पीक अ लिटिल स्लो। हाँ। तो ये लायबिलिटीज जो है, जब जितना आप जानते हो कि ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो, वो आप डिस्क्लोज कर लो, फिर आपके ऊपर चॉइस है कि आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो। पर मान लो ये वैक्सीन से, अगेन हाइपोथेटिकल, मान लो एक फालाना वैक्सीन से ब्लड क्लॉट होता है और ये इंडिविजुअल केस नहीं है, इट्स अ कॉमन साइड इफेक्ट, पर आपने ये छिपाया और फिर भी आपने ये वैक्सीन रिलीज की और फिर लोगों को ब्लड क्लॉट हुआ और उससे एडवर्स इफेक्ट हुआ, तब जाके मैन्युफैक्चरर आई थिंक होंगे लायबल। बट अब जो पैंडेमिक हमारा चल रहा है, ये जो भी कुछ हुआ, जो भी मैंने लंबा चौड़ा प्रोसेस जो बोला, वो पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ। जो मान लो साल लगते हैं, ये महीनों में हुआ है। तो इनकी आई डोंट नो, अगेन दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, ये ज्यादा हेल्थ इंसान ज्यादा बता पाएगा। इसमें जो हुआ है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो एकदम फटाफट से हुए हैं। जो भी उन लोग ने किया, एकदम फास्ट ट्रैक किया है। तो इसमें जो लायबिलिटी बोल रहे हैं, वो ये उनका ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि देखिए ये सब फास्ट ट्रैक हुआ है, तो हमें इनकी पूरी अब तक नॉलेज नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस मामले में आपको फिर भी चाहिए, आप मतलब द वर्ल्ड नीड्स द वैक्सीन, इसलिए हम इसको रीजनेबल सेफ्टी पे रिलीज कर रहे हैं कि इनकी जो एफिकेसी है काफी रीजनेबल है, तो हम रिलीज कर रहे हैं, पर हम फिर लायबल नहीं है। आई थिंक इसमें आप बिल्कुल भी मुझे कोट मत करिएगा, दिस इज जस्ट अ वेरी लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट कुड बी। ठीक बात। मैं भी अतुल सर लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग ही दूंगा। तो क्योंकि हम सब लेमैन हैं। ये अतुल सर सुबह से गूगली दे जा रहे हैं। तो सवाल थोड़ा सा अलग होगा मेघनाद और आनंद से। जैसे हम लोगों ने देखा आनंद की और मेघनाद की जो इस तरह की लायबिलिटीज के मसले, जैसे हमारे यहाँ 84 का भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, इसके बाद इस तरह की जो कंपनियां आती हैं उनको उनके जिनमें की एक आशंका एक है कि इनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे मामलों में भी हमने देखा कि कुछ हाल फिलहाल में, मैं उस प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पर भी लायबिलिटीज के क्लॉज से फ्री करने की बात थी। अभी ये हाल 2 साल 3 साल पहले की बात है। तो इस तरह की घटनाओं में और जहां पर इस तरह की चीजें हो, वहां पर लायबिलिटीज जैसे लॉज जो हैं, उसमें उनके ऊपर आप लोगों का अपना व्यक्तिगत नजरिया क्या है कि मतलब सरकारों को कहाँ रुकना चाहिए? क्योंकि अभी तो हम एक पैंडेमिक की सिचुएशन में, तो एक रितिका ने बताया कि एक तर्क हो सकता है कि भाई अभी तो इमरजेंसी है, अभी तो हम इस चीजों को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल भी हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो घटनाएं होती हैं, खतरे होते हैं, तब हमें इस तरह की चीजों को लेकर हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि सरकारें और सरकारों को भी छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर नेताओं का करप्शन इतना है कि हाथ मिला लेते हैं, ऐसे ऐसी चीजें उनको प्रॉमिस कर देते हैं जो कि अल्टीमेटली उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। तो उस लिहाज से मैं चाह रहा हूँ कि आनंद और मेघनाथ आप अपनी राय रखें इस मामले पर थोड़ा कम समय में। मैं बोलूं मैंने? हाँ। तो एक थोड़ा सा ही एडिशन करना चाहूंगा रितिका ने जो कहा उसका, कि एसेंशियली जब भी कोई बाहर का वैक्सीन इंडिया में आता है तो एक पोस्ट लॉन्च ब्रिजिंग ट्रायल होता है, कि जैसे उन्होंने जो सैंपल जो टेस्ट किया था वो उनके कंट्री में था, जैसे अमेरिका में था या फिर यूके में था, तो वो इंडिया में कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी कितना रहेगा, लोग कैसे लेंगे इस वैक्सीन को, उसका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो वो जो ब्रिजिंग ट्रायल जो होता है वो डीसीजीआई ने इसको वेवर ऑलरेडी दे चुके हैं। और एक और चीज जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो मैंने पहले भी बोला था, कि अगर ये वैक्सीन्स का को अप्लाई करने के लिए इन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का जो एक टैग लगता है वो वैक्सीन को, कि हम अभी इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर वो उसके लिए अप्लाई किया होगा तो इनको ये लाइबिलिटी वेवर भी मिल जाएगा, ऐसे सरकार की तरफ से आया है। और आपका जो सवाल था कि लाइबिलिटी किस पर फिक्स करनी चाहिए, अब
ये बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है, क्योंकि फिर हमको देखना पड़ेगा कि एसेंशियली अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तो हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव चल रही है, वैक्सीनेशन सबको देना है, 1 डोज देना है, 2 डोज 3 महीने बाद देना है, उसके भी अलग अलग डायरेक्टिव्स आ रहे हैं कि दूसरा डोज कब लेना चाहिए, 12 हफ्ते बाद लेना चाहिए या फिर 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद लेना चाहिए। अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि 12 हफ्ते बाद लेना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक पैंडेमिक के सिचुएशन में तो होने ही वाली है। और हमने ऐसा कोई सिचुएशन पहले देखा नहीं है, मतलब 100 साल पहले देखा होगा, पर तब तो हम थे नहीं, और तब गवर्नमेंट्स भी इतना यूनाइटेडली काम नहीं कर रहे थे। ग्लोबल जो कोवैक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया वैक्सीनेशन के लिए, उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन किया था वो पहले नहीं था। तो अभी जो हम जो सिचुएशन में है, इसमें मुझे लगता है कि काफी वैक्सीनेशन में पॉलिसी चेंजेस आएंगे। मुझे लगता है कि काफी जो वेवर्स है वो मिलते जाएंगे फार्मा कंपनीज को, क्योंकि इमरजेंसी यूज में हमको ये लाना ही है अगर लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो। ठीक बात। ऊपर से मैं इसको एक कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हमने मेंशन भी किया था कि मुझे लगता है कि मैं एक कुछ राय राय देख रहा था, बोल रहे थे कि अगर इनको वेवर दे दिया तो फिर लोगों में हेजिटेंसी बढ़ जाएगी कि अरे कोई लायबल नहीं होगा, अगर मुझे कुछ हो गया वैक्सीन लेकर तो क्या होगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खतरा हमको ये रामदेव टाइप जो लोग हैं, वो बाहर जो एलोपैथिक ड्रग्स और केमिकल वैक्सीन का इस्तेमाल करके लोग मर गए टाइप बयान दे रहे हैं, उससे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि हमें उस पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया ही था जहां पर रामदेव को बोला था कि आप चुप रहे, बट उनको चुप नहीं कराया गया। मुझे लगता है कि हेजिटेंसी की जब बात आती है, वैक्सीन हेजिटेंसी की, तो वो डायरेक्शन में ज्यादा देखना चाहिए। और ये लाइबिलिटी का मामला तो जैसे रितिका ने बोला, वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते अभी। ठीक बात। आनंद। इससे पहले जो है लायबिलिटी अंतिम बार जब राष्ट्रीय बहस में आया था, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर डील के समय आया था। एग्जैक्टली। हाँ, तो अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स की लाइबिलिटीज का मसला उठा था हाँ, वो। प्लांट्स में, और उस समय जब न्यूक्लियर कॉमर्स का जो बात हो रही थी, जो उसके वाणिज्य की, तो कंपनियां जो है, कंपनी जी, जो आएंगी प्लांट्स लगाएंगी, उनकी क्या लायबिलिटी है अंत अंत में। और वो भी काफी गर्मा गर्म राजनीतिक बहस थी उस समय, काफी मीडिया में काफी छाया हुआ था वो बहस। काफी चला था। हालांकि लेकिन ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है, जैसा कि मेघना तो उससे पहले रितिका ने बताया, और थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और इम्पिरिकल है, इन सेंस कि ट्रायल एंड एरर से भी बहुत कुछ हो रहा है कि अब आज ये स्थिति है, कल दूसरी होगी, नीतियां बदलेंगी, और सिचुएशन को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ना कि लकीर का फकीर होने का अभी तो समय है नहीं कि ये बना दिया, अब हमेशा यही रहेगा। अब उसमें जो कंसर्न्स हैं, एक तरफ उसको मैं कम नहीं मान रहा हूँ कि वो वैलिड कंसर्न्स नहीं है, कि अगर लायबिलिटीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी ठीक नहीं है। वो भी कंसर्न्स हैं, लेकिन जो है कि लार्जर कंसर्न की बात अभी चलेगी, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें जो है आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, जो प्राथमिकता अपनी तय करनी होगी कि आपके अभी अभी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ठीक और बात। इसको लेके, और वैक्सीन हेजिटेंसी, अब जैसे कि वैक्सीन हेजिटेंसी हटाने के लिए दूसरे तरह की कैंपेन की जरूरत है। अब अवेयरनेस कैंपेन। ठीक। इसी को एम्पलीफाई करेगा कि भाई इसमें लायबिलिटीज को नजरअंदाज किया गया है, इसको एम्पलीफाई करने, ऐसे कोई भी एलोपैथी या कोई भी मेडिसिन जो है, उसके 100% तो एक्यूरेट ये नहीं है कि साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं, साइड इफेक्ट फ्री है 100%, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कितना गंभीर है, क्या है, उसको अब एम्पलीफाई करने की अभी जरूरत है या नहीं है, या उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो लाख लोगों ने लिया तो कितने में वो साइड इफेक्ट आया, ये भी है। अंत में ये सब लगेगा कि क्रूर गणित है, एक तरह का क्रूएल अरिथमेटिक टाइप का लगता है, लेकिन अंत में बहुत चीज जिस प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो संभावनाओं की प्रबलता से ही हो।
ठीक बात। मेरे ख्याल से इस पूरे मसले पर काफी विस्तार से हमने बात की। एक और छोटा सा विषय है, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक कमेंट सबसे ले लिया जाए उस पर। पिछले हफ्ते जिसका जिक्र मैंने किया कि बहुत सारे जो कॉमेडियंस हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके पुराने बयान ट्विटर पे, उनके जो ट्विटर कमेंट हैं वो सामने आए, जिसमें उन्होंने इनसेंसिटिव बयान दिए थे। हाल फिलहाल का कॉन्टेक्स्ट देखें हम तो रणदीप हुड्डा एक जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, बीएसपी की चीफ हैं, उनके खिलाफ एक सेक्सिस्ट कहें, क्रूएल एक उस तरह का कमेंट किया। तो एक तो ये कि बार-बार बात ये उठ रही है कि कुछ लोगों ने उसमें से आउटराइटली अपने पुराने बयान को लेकर माफी मांग ली। माफी मांगी कि हाँ ठीक है, उस समय मुझसे गलती हुई, या उस समय मुझे शायद उतनी मेरी समझदारी नहीं थी। तो इसमें 2 सवाल हैं और मैं इन दोनों सवालों पर चाहूँगा कि एक-एक साथ ही आप लोग अपनी-अपनी अगर बात सलाह दे दें। एक तो ये कि जो कास्टिस्ट, रेशियल या इस तरह के कमेंट हैं, इनसेंसिटिव कमेंट हैं, जिसको जोक के रूप में देखा जाता है, वो सिर्फ दलित लीडर्स मायावती के ही खिलाफ क्यों आते, कि किसी के अंदर ये भावना क्यों नहीं आती कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ इस तरह के सेक्सिस्ट या कास्टिस्ट कमेंट कर दे, या फिर और भी जो मुख्य धारा के दूसरे लीडर्स, वुमेन लीडर हैं, उनके खिलाफ। तो इवन ममता बनर्जी हैं, उनके खिलाफ भी नहीं इस तरह के इंसेंसिटिव बयान आते, तो एक दलित लीडर के ही खिलाफ क्यों आते हैं? और इसका दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि 8 साल पहले किसी ने कुछ कहा था। ध्रुव राठी उसमें बहुत प्रोमिनेंट है, और भी 2 4 6 लोग हैं जो कि इस तरह के लॉजिक दे रहे हैं कि 8 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, उसके लिए अब माफी मांगने का क्या मतलब है, ये तो बेकार की बात है, इस तरह से तो जोक ही खत्म हो जाएगा और ह्यूमर के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। तो ये दोनों सवालों के जवाब पर आप लोगों की राय मैं जानना चाहूंगा, मेघनाद, आनंद और रितिका। हाँ, ये देखिए कि ये पहला, दूसरा पक्ष इसका लेता हूँ कि ये जो किसी पिछले 1 साल में जब ये मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, ये जो मूवमेंट चला था अमेरिका से, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, तो उसमें किसी कमेंटेटर में, मेरे ख्याल से द इकोनॉमिस्ट में या किसी दूसरे प्रकाशन में, इसे आर्कियोलॉजी ऑफ ऑफेंस, जो जी। एक तरह से जो ठेस लगने का पुरातत्व हम्म। है कि पहले की चीजें होते नहीं, लेकिन ये महात्मा गांधी के साथ भी साउथ अफ्रीका प्रवास में उनके कथन या उनके कुछ लेखन को लेकर हुआ, जिसमें लंदन में उनके मूर्ति पर भी, हालांकि वो अटैक एक्चुअली हुआ नहीं था, लेकिन डिफेसमेंट का प्रयास किया गया था। हम्म। तो शायद गांधी अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको दूसरी तरह से देखते, क्योंकि उन्हें उनकी एक स्व आलोचना की प्रवृत्ति थी उनमें, सेल्फ क्रिटिसिज्म की। तो ये पूरा जो कि पहले क्या कहा, ये उसकी ज़रूरत है भी और नहीं भी। ज़रूरत इसलिए है कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप क्या कहें, इस पे थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है। और प्राइवेट कन्वर्सेशंस में आप लोगों की जो प्रवृत्तियाँ हैं, आदतें नहीं बदल सकते हैं ज़्यादा, और जब तक वो स्वयं नहीं बदलें। लेकिन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर जिसका व्यापक प्रभाव हो सकता है, उस पर जो है चीज़ें थोड़ा सँभल कर बोलनी चाहिए। और दूसरा, ह्यूमर के बहुत लोगों का मानना है कि राइट जो है टू स्पीच इंक्लूड्स राइट टू ऑफेंड। तो ऑफेंड करने का भी जो है कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए। एक ये भी कोई एब्सोल्यूट चीज़ है नहीं। एक रिल जो एक तो कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए, दूसरा है कि ग्रुप स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जैसे यहाँ एक जाति समूह को लेकर है। तो वो भी ज़रूरी है। अब और ह्यूमर बहुत हद तक जो है ये भद्दे तरीके का ह्यूमर जो है, बहुत लोग जो है जस्टिफाई करते हैं, वो ठीक नहीं है। वो अगर आपके पास है तो ह्यूमर के बहुत अलग तरीके भी हैं। बहुत बड़े-बड़े लेखकों ने, सटायरिस्ट ने ह्यूमर किया है, बिना इन सब चीज़ों को इस पे रिज़ॉर्ट करते हुए या इन चीज़ों का सहारा लेते हुए। तो ये यही है मेरा मानना। ठीक बात है।
इसमें बस मैं एक चीज थोड़ा सा मेरा अपना पॉइंट है आनंद, जो मैं करेक्ट कर दूं कि गांधी जी का जो के साथ जो वहां पर हुआ वो एकदम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। वो इसलिए क्योंकि सारे हिंदुस्तानी, सारे जिनके भी ब्राउन कलर के लोग अंग्रेजों के लिए सब के सब एक तरह से एक कैटेगरी में आते थे। हिंदुस्तान में का अपना अलग इस तरह का एक सिस्टम है इस ऑपरेशन का या इस भेदभाव का, जिसमें यहाँ का कास्ट सिस्टम है, जाति का सिस्टम है, उसमें कुछ लोग अपर हैंड है। तो जाहिर ये विदेश में जाकर ये खुद भी उसके रिसीविंग एंड पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद इसको इग्नोर करते हैं। और ये इनके अंदर मतलब अपब्रिंगिंग का भी एक मसला है। जैसे ये कह दिया जाए केवल कि 10 साल पहले उन्होंने क्या कहा था उसके लिए आज माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम सीखते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं, इसीलिए कास्ट को प्रैक्टिस करने वाले बड़ी संख्या में हमारे बीच में मौजूद हैं लोग। और ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं से इसकी ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से आपने कास्ट को इस तरह से, इस नजरिए से देखा। दूसरा मेरा वो जो सवाल है वो अभी भी करीब करीब वो अनुत्तरित ही है, और शायद रितिका और मेघनाथ उस पर बोलना चाहे कि इसके जो रिसीविंग एंड पर हमेशा वो नेता ही, मायावती ही क्यों है, और बाकी लोगों के ये कहां से आता है? जाहिर सी बात है ये अपब्रिंगिंग का मसला, और ये बहुत डीप रूटेड जो कास्ट सिस्टम को लेकर एक जो गर्व का भाव है अंदर सोसाइटी में या कुछ लोगों के अंदर, वहां से ही आता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो सही है। मैं तो समझा रहा था कि ये एक प्रवृत्ति चली आ रही है ना, कि जैसे गांधी जी के संदर्भ में, या ये मतलब आर्कियोलॉजी ऑफ ऑफेंस की एक प्रवृत्ति पिछले, जैसे कैंसिल कल्चर को लेके और ये लेके, मतलब मेरा वो विचार नहीं था। दोनों में अंतर है, मैं उस बात को एक्सप्लेन थोड़ा कर रहा हूँ। मेघनाथ, ये कुछ जो जोक्स आपने देखे हैं वो जो समय पे किए गए थे उस टाइम पे, आई थिंक मायावती जी को काफी इजी टारगेट टाइप भी कंसिडर किया गया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वो एक न्यूज आई थी कि उन्होंने एक नोटो की गार्लैंड बना के पहना दी उनको, या फिर हाथी के बहुत स्टैचूज बन रहे थे नोएडा से लेके हर जगह में जब वो चीफ मिनिस्टर थी। फिर एक और आया था कि उनका एक बहुत बड़ा घर है और वो पर्सेस लेके घूमती है, तो वो एक टारगेट ही थी उस समय में, और बहुत प्रॉब्लमेटिक था। मैं इससे मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो डिजर्व करती थी ये सब। उस समय में अगर आपको याद होगा तो शेखर सुमन और ये वो एक थोड़े से कॉमेडी शोज भी चलाते थे, उसमें भी बहुत सारे पंच लाइन्स मायावती जी के बारे में थे, और लालू प्रसाद यादव के बारे में भी थे। उसके पहले आपको याद होगा तो ममता बनर्जी भी एक टारगेट हो चुकी है जब वो रेलवे मिनिस्टर थी तब। मुझे याद है मैं बचपन में ये सब देखता था तो काफी पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाते थे और इनमें ये भी शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मायावती जी को टारगेट किया वो सही था। अभी आप देखेंगे तो एक तो हमको ये भी समझने की जरूरत है कि सेंसिबिलिटीज बदल रहे हैं। सेंसिबिलिटीज कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, बिगट्री को लेकर, रिलीजन को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, बहुत सारे सेंसिटिविटीज बहुत जल्दी बदल रहे हैं। और मैंने भी एक्चुअली कुछ बहुत ही घिनौने जोक किए थे 2011-12 में, और मुझे भी कॉल आउट किया गया है काफी लोगों ने, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जब भी मुझे कोई कॉल आउट करता है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, सही कर रहे हो। अगर आप मुझे कॉल आउट नहीं करते तो फिर मैं सुधरता ही नहीं। और ये एक्चुअली ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉमेडियंस को कॉल आउट कर रही है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक सिग्नल भेजना भी जरूरी है कि ये अब चलेगा नहीं, ऐसे जोक्स चलेंगे नहीं। और आप जो इनहेरेंट आपको जो अपब्रिंगिंग है, जो बिगट्री आप में भर के रखी है, कास्टिज्म भर के रखा है, अब उसको आपको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। और मुझे लगता है, हाँ जी, हाँ कंप्लीट करी मैं। नहीं और मुझे लगता है कि काफी जो बयान भी आए हैं ये सब कॉल आउट करने के बाद, थोड़े से डिफेंसिव टाइप बयान भी आए हैं, थोड़े से घुमा फिरा के अपॉलॉजीज भी आए हैं। मुझे लगता है कि बस सॉरी बोलने की जरूरत है, और बोलने की जरूरत है कि नहीं, मैंने पहले किया था वो बहुत गलत था और मैं बिल्कुल। फिर नहीं करूंगा। हाँ। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा। आपने अगर देखा होगा कि ये जो जोक्स थे वो सबसे ज्यादा जोक्स आपको ट्वीट्स के फॉर्म में दिख रहे थे जो पहले था। और अगर आपको याद होगा जब ये ट्विटर जब पहली बार आया था, तो तब
ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे, मतलब मेरे ही कुछ 30 फॉलोवर थे, 40 फॉलोवर थे, और कुछ भी बोलते थे लोग। मतलब लिटरली अगर आप मैं काफी बार ये करता हूँ कि मैं पीछे जाके देखता हूँ मेरे पुराने ट्वीट्स कैसे थे, और इतने प्रॉब्लमेटिक ट्वीट्स थे मेरे पहले भी, सेक्सिस्ट ट्वीट्स, मिसोजिनिस्ट ट्वीट्स, बहुत तरीके के ट्वीट्स थे। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अभी इतने सारे फॉलोअर्स होंगे और फिर ये पब्लिक बेसिकली भी आ जाएंगे। इंटरनेट लिटरेसी का भी मसला जी है कि जब शुरुआत में चीजें आई थी लोगों को अंदाजा नहीं था। जी जी जी। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ मेघनाथ इसमें, कि ये जो घटना है ना कि मायावती जो इजी टारगेट बन गई, वो ये बताता है कि लोगों की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है, बहुत बहुत बिल्कुल, पुअर है। वो अग्रीड इसलिए आप अग्रीड। ये सोचिए कि मायावती के नोटों की माला को लोग लोग टारगेट कर रहे हैं और उसको इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन आप इसको दूसरे नजरिए से जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि मायावती या इस तरह की जो पार्टियां हैं छोटी, वो राजनीतिक पार्टियों को कोई पॉलिटिकल फंडिंग इस तरह की नहीं होती कॉर्पोरेट की तरफ से। कोई बिल्कुल कॉर्पोरेट उनको पैसा नहीं देता, एक पैसा नहीं बिल्कुल। देता। अभी हाल फिलहाल में एडीआर की रिपोर्ट आई, आप उसको देख लीजिए। तो वो पार्टियां चंदे से चलती हैं। चंदा कौन देता है? उनके अपने कार्यकर्ता, अपने लोग। आप इसीलिए देखेंगे कि वहां पर टिकटों की बिक्री के भी आरोप लगते हैं कि टिकट हम्म। बेचे जाते हैं पैसे। लेकिन पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये सच है आज की राजनीति का। कॉर्पोरेट पैसे से चलने वाली बड़ी पार्टियां यहाँ बैठ के इतने नंगे तरीके से पैसा बहाती हैं, उन चीजों पर कोई पॉलिटिकल कमेंट्री आप नहीं सुनेंगे। तो ये जो इंसेंसिटिविटी है वो वहां से वो उनकी पुअर पॉलिटिकल समझ से भी लोगों के जुड़ी हुई है, कि वो वो भी समझ एक, नहीं पाते कि ये नोटों की माला जो पहनाई जा रही है वो क्यों पहनाई जा रही है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो मैंने अभी तक मतलब मेंशन भी नहीं किया है, क्योंकि एक बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, मतलब है भी नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि सब सुधर जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगर फॉर इंस्टेंस आज मैंने कुछ बोल दिया, वो 10 साल बाद इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। और ये हमको समझने की बहुत जरूरत है कि हमारे सेंसिबिलिटीज और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है, पॉलिटिकली और सोशली। और अगर मैं कुछ आज कुछ बोल रहा हूँ और फिर 10 साल बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तब भी लोग मुझे कॉल आउट करेंगे और तब भी मुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा, और ठीक बात। ये भी सही होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं है कि अभी जो आप बोल रहे हैं वो सब सही है। अगर ठीक। आप सेंसिटिव है, वो 10 आनंद साल कुछ बाद कहना सेंसिटिव चाह रहे नहीं हैं भी इस पर? होगा। आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, और उसके बाद हम रितिका का आखिरी कमेंट नहीं लेंगे। नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, मुझे लगा बीच में। रितिका, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? इन माय ओपिनियन ह्यूमर जो होता है, जैसे मेघनाथ ने बोला, बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और सेंसिबिलिटी पे बहुत ये है, इट्स वेरी बेस्ड ऑन सेंसिबिलिटीज। किसी को एक जोक पसंद आए, किसी को जोक ना पसंद आए, ये इट्स प्योरली अ पर्सनल थिंग। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग जोक्स ऑन दलित पे हो या माइनॉरिटीज पे हो, विमेन पे हो, किसी को पसंद है किसी को ना पसंद है, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आई एम फॉर फ्री स्पीच, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्री स्पीच के बहकावे में आप ऐसा कुछ भी ना बोलो कि किसी को जेन्युइनली चोट लगे, जो आजकल बहुत हो रहा है। अब गेटिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, एटलीस्ट ये कुणाल कामरा के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, चार्ज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिप्लाई दिया था, जिसमें उसने बोला कि देर इज नो डिफेंस फॉर जोक्स, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कॉमेडियंस पर्सपेक्टिव। जिसको पसंद आए देखे, जिसको ना पसंद आए ना देखे। आई नो ये जो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उसको डायरेक्टली नहीं एड्रेस करता, बट आई जस्ट फील कि आजकल बहुत लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, एंड फॉर राइट रीजंस, एब्सोल्युटली राइट रीजंस। आई विल गिव यू बहुत ही छोटा एग्जांपल देती हूँ। हमारे कॉलोनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हैं ऐसे 2-4 अंकल जी जो हर रोज, नॉट हर रोज, अभी तो कम हो गया है क्योंकि काफी डाटा है मैंने, वो हस्बैंड वाइफ जोक्स डालते थे, या यू नो दोस रियली टिपिकल माइसोजिनिस्टिक जोक्स डालते थे। हम्म। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। तो आई सेड, और मैंने ग्रुप में कहा भी कि यहाँ पे काफी लेडीज हैं, काफी औरतें हैं, एंड वीर ऑल क्वाइट यू नो, वीर वर्किंग, वीर इंडिपेंडेंट, ये सब जोक्स आर इन पुअर टेस्ट। तो अगर आपको शेयर करना हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, इस फोरम पे ना करें। तो जो आपको पसंद हो या किसी और को ना पसंद हो, आई थिंक इट्स अ चॉइस। बट अगर
कोई पब्लिक अरीना में कोई खड़े हो कि कुछ बोलता हो तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट दे से। ठीक बात। जो तो एक चीज कोई बोले वो कहीं इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, कोई करेक्टली इंटरप्रेट करे, कोई इनकरेक्टली इंटरप्रेट करे, इट्स अगेन बहुत ही पर्सनल चीज है। ठीक बात है। बस मैं अपनी एक छोटी सी इसमें कमेंट करना चाह रहा था कि मैंने पढ़ा जो लोग ध्रुव राठी या और तमाम कुछ लोग थे जो उसको डिफेंड कर रहे थे दूसरे तरीके से कि 10 साल पहले किए गए किसी कमेंट की क्या बात है और वो ह्यूमर या जोक किया गया था और उसको बाद में करेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है करेक्ट करना अपने को। ये आप अपनी किसी भी किए गए बयानबाजी से या अपने किसी भी किए गए कामकाज से पूरी तरह से फारिग नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह से होता, आज आप देखिए रेट्रोस्पेक्ट में पोस्ट ट्रुथ जो एरा की हम बात करते हैं, कितनी बार नरेंद्र मोदी को उनके पुराने पिछले बयानों को आज के संदर्भ में दिखाया जाता है जक्स्टापोज करके कि तब उन्होंने क्या कहा था, आज उसके एकदम अपोजिट कर रहे हैं। आज आज का बयान एक रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें फेडरलिज्म को लेकर उन्होंने एक पूरी अपनी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में आज से 10 साल पहले जो जो बातें कही थी, आज एग्जैक्टली जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं तो वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारी गड़बड़ियां उनके ऊपर के आरोप लग रहे हैं। तो आप अपने कामकाज से पोस्ट ट्रूथ एरा में कैसे बच सकते हैं? और दूसरा, ये मसला ये नहीं है कि आपको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है या सजा देने की बात है, ये है खुद को करेक्ट करके अपनी अपनी गलती को भी, अगर आपने कोई गलती की है तो उसको सुधारने का भी एक मौका है। मसलन गांधी जी ने जितनी बार अपने को सेल्फ करेक्ट किया है, बार बार उनका जिक्र आता है, उन्होंने पहले कुछ कहा और बाद में फिर उन्होंने करेक्ट किया, उनको लगा कि नहीं वो गलत था। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप अपने को करेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपने जो उस समय कह दिया वही आखिरी है और उसके बाद उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। तो खैर बहुत मतलब नासमझी वाली भी बात हो जाएगी। आज मेरे ख्याल से चर्चा में काफी हमने चीजों को डिस्कस कर लिया है। रिकमेंडेशन की एक प्रक्रिया है, उसको भी हम लगे हाथ पूरा कर लें। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ आप अपना रिकमेंडेशन दें हमारे श्रोताओं को। मेरा रिकमेंडेशन इस बार 2 मूवीज है। एक तो मैंने ग्रेट इंडियन किचन देखा, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। मलयाली मूवी है। इसमें एसेंशियली एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है कि कैसे एक औरत अपनी शादी करके एक बहुत ही अपर कास्ट केरला के फैमिली में शामिल हो जाती है और उसको कैसे काम करवाते हैं और कैसे हंस हंस के उससे मतलब एक डोमेस्टिक हेल्प का ही काम करवाते हैं। उस पर एक मूवी है और वो जो जैसे शूट किया गया है वो बहुत ही सटली और बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। उसमें सबरीमाला का भी बैकग्राउंड डाला है उनमें, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। और एक मूवी मैं रेकमेंड करूंगा, मिनारी, जो कि एक कोरियन फैमिली अमेरिका में 80s में एक फार्म बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में है। ऑस्कर नॉमिनेटेड भी है वो मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और एक बहुत मजे की बात है वो मूवी में कि एक वो जो लीड है, जो कोरियन लीड है, वो एक ट्रैक्टर खरीदते हैं और उस पे महिंद्रा लिखा होता है तो काफी उस पर चर्चा हुई कि अरे ये क्या प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया क्या आनंद महिंद्रा के लोगों ने वहां पे। तो आनंद महिंद्रा ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि अरे मुझे भी बहुत खुशी हुई ये देखकर कि महिंद्रा का ट्रैक्टर है, पर अगर हमको प्लेसमेंट करना था तो हम एक्यूरेट मॉडल प्लेस करते, ये बहुत नया मॉडल है, ये तब था नहीं तो जरूर देखिए वो दोनों मूवीज। और एक तो मैंने रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे दिया है, वो गौतम भाटिया का ब्लॉग है, वो हम लिंक करेंगे वहां पर। एक मैंने एक एपिसोड किया था फ्री स्पीच पर कॉन्स्टिट्यूशन सीजन 2 के लिए, वो जरूर देखिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। इस पर आपको उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि आपके जो फ्री स्पीच के राइट्स है वो किस हद तक आपके राइट्स है और क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे गवर्नमेंट्स आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पे ये एक एपिसोड है, मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। ठीक बात। आनंद आपका रिकमेंडेशन? अब मैंने भी एक तो रिकमेंडेशन इस चर्चा के दौरान ही दे दिया, फिर से मैं वो पहले भी रिकमेंड किया था, त्रिपुदमन सिंह की किताब 16 स्टॉर्मी डेज, वो फर्स्ट अमेंडमेंट के प्रक्रिया पर है कि वो उसके का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। और वो ये भी उसमें है कि मैंने जो सेडिशन का जो सब्सटेंशियल पार्ट जिसको हटाया गया था और फिर से लाया गया,
वो पार्ट जो कि मैंने बताया कि मैं और मेघनाथ जो बोल रहे थे उसमें कोई अंतर नहीं था। मेरा कहना था कि जो मीडिया को इफ़ेक्ट करता है, जो सेडिशन का पार्ट वो लगभग हटा लिया गया था, लेकिन फिर से लाया गया। तो वो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, चूँकि ये सुशील कुमार के गिरफ्तारी के बाद जो अपराध और पहलवानी का खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसको लेकर बातें आ रही हैं और एक पूरे पहलवानी जो समुदाय है उसको लेकर कई बातें कही जा रही हैं। तो रेसलिंग जो है एज ए स्पोर्ट, एक खेल की तरह एक बहुत ही महान स्पोर्ट है। इसका मतलब पूरी दुनिया में, भारत में तो इसकी सांस्कृतिक जड़ें भी हैं। तो हाँ। पहलवानी को एक जीवन शैली की तरह भारत में देखा जाता था। अब इसका आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन में कई चीज़ें जुड़ी हैं। तो 2 अलग-अलग पक्ष इसके हैं और एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि भारत में ही अमेरिकी जन्मे थे और वो खुद भी अखाड़े में पहलवानी किए थे, जोसेफ एल्टर। हम्म। जोसेफ एल्टर अभी पिट्सबर्ग में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1992 में एक किताब लिखी थी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस पे, पहलवानी रेसलर्स बॉडी आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी इन नॉर्थ इंडिया और इंडियन रेसलर पर। और हाल फिलहाल में एक खेल पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में शायद अभी काम करते हैं, रुद्नेल सेनगुप्ता। उन्होंने जो भारत में अलग-अलग क्षेत्र में पहलवानी और मॉडर्न रेसलिंग दोनों के समन्वय पर लेके किताब लिखी थी, ट्रेवल्स थ्रू इंडियाज रेसलिंग लैंडस्केप। ये 2016 की किताब है। ये 2 किताब मैं रिकमेंड कर। ठीक बात है। रितिका, आपका रिकमेंडेशन क्या है? आई एम टोटली राइडिंग द कोरियन वेव। मैंने मिनारी भी देखा है हाँ। और काफी सारे कोरियन ड्रामाज हैं ऑन नेटफ्लिक्स। आई एम टोटली लविंग देम। हाई फाइव। ये सब लोग देखिएगा। उसमें आई एम अ ह्यूज रोमांटिक बफ। आई वुड से जिनको रोमांस पसंद है प्लीज प्लीज वॉच इट। जिनको सीरीज ड्रामास भी देखते हैं उसमें भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। और कल रात को मैंने एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी। इट्स कॉल्ड द मॉरिटेनिया। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया। इट्स अबाउट दिस, इट्स बेस्ड ऑन दिस मैन। उसको 9/11 के बाद अरेस्ट कर लिया गया था एज बीइंग द की रिक्रूटर ऑफ बिन लादेन फॉर द 9/11 कॉन्स्पिरेसी। तो इट्स बेस्ड ऑन हिज ट्रू स्टोरी। तो उसने गिटमो में, ग्वांतानामो बे में जो यूएस का डिटेंशन सेंटर था, वहां पे उसने 17 साल गुजारे और वो फाइनली 17 साल के बाद रिलीज हुआ। और उसका 17 साल तो खैर निकलने में लगे उसको, बट द फर्स्ट 7 years में ही गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने बोल दिया था कि आप इनोसेंट हो, और क्योंकि उसके अगेंस्ट एक भी चार्ज नहीं था। तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है, प्लीज देखिए। आई वुड से ट्रिगर वार्निंग है इसमें, क्योंकि ये लोग काफी टॉर्चर दिखाते हैं। तो जो थोड़े सेंसिटिव हो थोड़ा ध्यान से देखें। बट रितिका, क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखा? ऑफ कोर्स। अरे मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, मेरा फेवरेट। तो क्रैश लैंडिंग ऑन यू। तो इतने खूबसूरत रिकमेंडेशन के बाद मैं भी एक फिल्म ही रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। हमने चूंकि बात की जो रेशियल कमेंट है या इनसेंसिटिव जोक्स हैं, उन सब पे बात की, तो उससे सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें उससे, उसकी जड़ें उससे मिलती हैं। एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म है कालुशी करके। ये अफ्रीकन जो लिबरेशन के लीडर थे, सोलोमन महालंगू, उनकी लाइफ है, बायोग्राफी है एक तरह की, उनके पूरे जीवन पर बनी कहानी है ये। बहुत अच्छी फिल्म है। अपार्थाइड के लीडर के खिलाफ उन्होंने काम किया। ये मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन है। हम अपनी आज की चर्चा को बस यहाँ रोकेंगे। उससे पहले मैं मेघनाथ को एक बार फिर से चाहूंगा कि जो हमारे श्रोता हैं उनसे अपनी अपील एक बार करें और फिर हम आज की चर्चा को रोकेंगे।
हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अभी 3 स्टेट में फैले हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश से काफ़ी रिपोर्टिंग की है, रूरल उत्तर प्रदेश से कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको लेकर। अभी हमारे रिपोर्टर्स राजस्थान में गए हैं और महाराष्ट्र में हैं, और अभी कर्नाटका में निधि है। वहाँ पर भी काफ़ी हमारी रिपोर्टिंग शुरू है कि कोविड-19 में की वजह से कितना डेवास्टेशन हुआ, स्पेशली रूरल इंडिया में। तो ये हमारा एक मतलब कोशिश रहेगी कि हम और भी स्टेट्स अभी कवर करते जाएँ। और अभी आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स दिखेंगे, वीडियो रिपोर्ट्स दिखेंगे, और हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी वेबसाइट पर भी जाएँगे तो शिवांगी और बसंत के रिपोर्ट्स भी दिखेंगे सिचुएशन को लेकर। तो आप ज़रूर वो पढ़िए। अब आप सोचिए कि हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन अगर ये रिपोर्टर्स को भेज रही है तो इनका रहना, खाना, सब सब ट्रैवल करना, ये सब हमको बेयर करना पड़ता है, और ये सब हमको आप ही से आता है। आप ही इसको फंड करते हैं, जो श्रोता है हमारे, जो रीडर्स हैं हमारे, हमको जब सब्सक्राइब करते हैं तब हम ये रिपोर्ट्स कर पाते हैं। और अतुल सर, आप तो मतलब ऑब्वियसली हम तो बता ही रहे हैं कि कितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं एक्सेट्रा, पर अगर आप श्रोताओं को और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, बस मैं ये कि हमारे रिपोर्टर्स लगातार उन खबरों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस भयानक जो महामारी में बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं आ पाई हैं और बहुत सारी अनछुई रह गई हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आपने देखा होगा, एक बड़ी जो समस्या इस पूरे दौर में सामने आई है वो है आंकड़ों को फज करने की और आंकड़ों को दबाने की। तो इन सारी चीजों से असल में असली तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाई है कि कितने बड़े पैमाने पर ये महामारी ने असर दिखाया है ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, जहाँ तक आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुंच नहीं है। जी। उसके उलट भी एक काम हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें अखबारों के जरिए इमेज बिल्डिंग करने पे लगी हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की बाढ़ आई हुई है ऐड की, कि किस तरह से उन्होंने सेकेंड वेव को काबू में कर लिया, सब कुछ। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं, ये खबरें वहां से आ रही हैं, उस उत्तर प्रदेश से जहां पर हजारों लोगों की डेड बॉडीज गंगा के किनारे आसमान से दिख रही हैं। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए, सच्चाई सामने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो समस्या है, जो गड़बड़ी है, जो बीमारी है, जब तक उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी असली वजहों को नहीं जानेंगे, जब तक आप उस सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसका सही से इलाज भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो और इसलिए जरूरी है वो जानना, और हमारे रिपोर्टर्स इस काम के लिए लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जी, और एक और छोटा-सा रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि बूम लाइव को भी सपोर्ट कीजिए। रितिका बहुत अच्छा काम कर रही है, और बूम लाइव फैक्ट चेक करते हैं काफ़ी, और उन्होंने एक वैक्सीन ट्रैकर लगा रखा है, वो मैं काफ़ी रेफ़र करता हूँ, तो ज़रूर उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो रितिका, मेघनाथ, आनंद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। सो मच। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।